हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड। लास्ट 2 वीडियोस में हमने पॉलिटिकल थ्योरी के लास्ट 2 यूनिट के पीवाईक्यूज़ हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम यूनिट 3 के देखेंगे पीवाईक्यूज़। सोवर्निटी को डिफाइन कीजिए और ऑस्टिन्स थ्योरी बताइए और डी ज्यूर और वर्सेस डी फैक्टो में डिफरेंस बताइए। ये 23, 22, 2018, 16 और 2025 में भी आ चुका है। सोवर्निटी का मतलब है कि सुप्रीम, और बिल्कुल सुप्रीम का मतलब बिल्कुल हाईएस्ट और एब्सोल्यूट, यानी कि कोई लिमिट के साथ नहीं, अनलिमिटेड पावर स्टेट की जो बनाई जाए और लॉ को एनफोर्स करे अपनी टेरिटरी के विद इन, और जो है फुल्ली इंडिपेंडेंट हो, कोई भी उनके ऊपर आउटसाइड का कंट्रोल ना हो। एब्सोल्यूट का पावर है, एब्सोल्यूट पावर का मतलब है कंप्लीट पावर, जिसके पास कोई भी रेस्ट्रिक्शन ना हो, उस चीज़ को कोई क्वेश्चन ना कर सके। जीएन बॉर्डिन ने बोला है, फर्स्ट सिस्टमेटिक थ्योरी दी है सोवर्निटी के ऊपर कि सोवर्निटी बिल्कुल एब्सोल्यूट होनी चाहिए, कोई रेस्ट्रिक्शन उसके ऊपर नहीं होना चाहिए, परमानेंट होनी चाहिए, हमेशा के लिए, टेम्परेरी ना हो, इंडिविजुअल हो, यानी कि इसको पार्ट्स में इंडिविजिबल हो, यानी कि पार्ट्स में डिवाइड ना की जा सके, और इनअलाइनेबल हो, यानी कि ट्रांसफ़र ना की जा सके किसी और को। ऑस्टिन्स थ्योरी क्या बोलती है सोवर्निटी की? जॉन ऑस्टिन बोलते हैं कि जो डिटर्मिनेट, जो आइडेंटिफाइएबल ह्यूमन सुपीरियर है, जो हैबिट में नहीं है, दूसरों को ऑबिट करता है लेकिन हैबिचुअली ओबे करे बाकी दूसरी चीज़ों को, ये सॉवरेन है। की पॉइंट्स क्या है ऑस्टिन्स थ्योरी के? सोवर्निटी जो है डेफिनेट होनी चाहिए, आइडेंटिफाई होनी चाहिए, कोई भी एक पर्सन या फिर कोई एक बॉडी। सोवन जो है लीगली अनलिमिटेड होना चाहिए, लो होना चाहिए, कमांड होनी, लो का जो कमांड है वो ही सॉवरेन होना चाहिए, या तो ओबे करो या फिर पनिशमेंट को फेस करो। सोवर्निटी को डिवाइड नहीं कर सकते हम मल्टीपल बॉडीज़ में या फिर मल्टीपल पीपल्स में। इसका क्रिटिसाइज़ हुआ है कि ये फेडरल सिस्टम जैसे कि इंडिया और यूएसए में इसको सपोर्ट नहीं करती, कॉन्स्टिट्यूशन और इंटरनेशनल लॉ को जो है ये इग्नोर करती है। डी ज्यूरे और डी फैक्टो सोवर्निटी का क्या मतलब है? इनका डी ज्यूरे का मतलब है लीगल सोवर्निटी जो पेपर पर है। डी फैक्टो का मतलब है रियल पावर जो प्रैक्टिस में हो। रिकॉग्नाइजेशन डी जूर को मिलती है लॉ से, और डी फैक्टो को कोई भी लीगली रिकॉग्नाइज अब तक नहीं किया जा सका है। डी ज्यूर में जो किंग है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, लेकिन डी फैक्टो में प्राइम मिनिस्टर के पास लीगल पावर होती है। इंडिया में क्या एग्जांपल है? पेपर पे डी ज्यूर कौन है? प्रेसिडेंट इंडिया का, लेकिन सारे फैसले कौन लेगा? डी फैक्टो कौन है सोवर्निटी का? पीएम और कैबिनेट। डी ज्यूर का मतलब है लॉ और डी फैक्टो का मतलब है फैक्ट या फिर इन प्रैक्टिस। पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बताइए। पार्लियामेंट्री सिस्टम, एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल हो, एग्जीक्यूटिव आंसर करे लेजिस्लेचर को, पार्लियामेंट को। पीएम इसमें रियल हेड ऑफ गवर्नमेंट होगा, और जो किंग है वो नॉमिनल हेड होगा, यानी कि सिर्फ नाम का हेड, प्रेसिडेंट जो होगा। एग्जीक्यूटिव यानी कि वो ब्रांच जो एक्चुअली रन करे और लॉज को इम्प्लीमेंट करे। प्रेसिडेंशियल सिस्टम इज इक्वल्स टू प्रेसिडेंट जो है हेड हो स्टेट का भी और हेड ऑफ गवर्नमेंट भी हो, दोनों हो। पार्लियामेंट्री में क्या है? जो एग्जीक्यूटिव है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं लेजिस्लेचर के लिए, लेकिन प्रेसिडेंशियल में एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल नहीं होते लेजिस्लेचर के लिए। पार्लियामेंट्री में पीएम इसमें रियल हेड नहीं होता, प्रेसिडेंट नॉमिनल होता है, और प्रेसिडेंशियल में प्रेसिडेंट ही हेड होता है और गवर्नमेंट का भी हेड होता है। पार्लियामेंट्री में कैबिनेट सिस्टम चलते हैं, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सबके पास में। प्रेसिडेंशियल में जो प्रेसिडेंट है वो बहुत ही आसानी से नहीं हटाया जा सकता। पार्लियामेंट्री में जो सेपरेशन ऑफ पावर है वो मिक्स है, पार्शियल है, लेकिन जो प्रेसिडेंशियल है उसमें जो कंप्लीट सेपरेट, उसमें जो पावर है वो कम्प्लीटली सेपरेट है। फेडरल गवर्नमेंट क्या है? फेडरल गवर्नमेंट में जो है पावर डिवाइडेड है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, और जो सुप्रीम है वो हाईएस्ट है अपने अपने एरियाज़ की। यूनिटरी गवर्नमेंट और यूनिटरी गवर्नमेंट के साथ कंपेयर कीजिए। यूनिटरी गवर्नमेंट जहाँ पे सारी की सारी पावर है वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में हो, तो रीजनल गवर्नमेंट हो वो एग्जिस्ट तो करती है वो, लेकिन कुछ भी चीज़ वो खुद से क्रिएट नहीं कर सकती, चेंज नहीं कर सकती, कुछ भी चीज़ों को हटा नहीं सकती सेंटर से पूछे बिना। तो फेडरल सिस्टम की पावर क्या है? डिवाइडेड है सेंट्रल और स्टेट्स के बीच में। यूनिटरी में हर एक पावर जो है सारी की सारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगी। फेडरल सिस्टम में जो है कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न होगा और रिजिड होगा, कॉन्स्टिट्यूशन यानी कॉन्स्टिट्यूशन की बात मानी जाएगी। यूनिटरी सिस्टम में कैसा होगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होगा, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा। जो फेडरल है उसमें सिटीजनशिप डुअल होगी, सेंटर में भी और स्टेट में भी। यूनिटरी में सिंगल सिटीजनशिप होगी।
फेडरल सिस्टम क्या होगा, इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होगा उसके पास में, यूनिटरी में ऑर्डिनरी कोर्ट होगा। फेडरल सिस्टम जो है स्टेट्स जो है एबॉलिश नहीं किए जाते सेंटर्स के द्वारा, और यूनिटरी में जो रीजन्स है वो सेंटर के द्वारा एबॉलिश कर दी जाती है, क्योंकि सारी पावर ही उनकी है, कुछ ही कर लो। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्कॉलर पॉइंट। और कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड। सो लास्ट वीडियो में हम यूनिट 3 को पढ़ रहे थे, पॉलिटिकल थ्योरी, और हम आ गए थे डेमोक्रेसी वाले क्वेश्चंस पर। ड्यू टू सम रीजंस मुझे वो वीडियो बंद करनी पड़ी। अब हम इसमें स्टार्ट करेंगे। तो डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी वो गवर्नमेंट है जो पीपल के लिए है, पीपल द्वारा बनाई गई है और पीपल से ही बनी हुई है, यानी कि ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। ये बोला है अब्राहम लिंकन ने। पीपल जो है रूल करते हैं डायरेक्टली, या फिर जो उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट किए हैं उनके द्वारा। मेरिट्स क्या है डेमोक्रेसी की? जो रिस्पेक्ट, यानी कि डेमोक्रेसी हर एक इंडिविजुअल की डिग्निटी यानी कि रिस्पेक्ट करती है। हर एक पर्सन्स को जो है वोट इक्वली काउंट होता है, चाहे वो रिच हो या पुअर हो, हर एक इंसान इक्वल है। ये इनके राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, फ्रीडम देता है, फ्री स्पीचेस हम बोल सकते हैं, प्रेस फ्री है, फ्रीडम्स गैदरिंग की हमें परमिशन है। अकाउंटेबल गवर्नमेंट यानी कि आंसरेबल गवर्नमेंट है। लीडर्स को हम वोट आउट भी कर सकते हैं, यानी कि हटा भी सकते हैं अगर वो फेल हो जाते हैं। पीसफुल चेंज है ये पावर का, इलेक्शंस के थ्रू हम इनको हटा सकते हैं, या फिर वायलेंट रिवॉल्यूशन से अलग प्रमोट कर सकते हैं हम एजुकेशंस को और एनवायरनमेंट अवेयरनेस को। सिटीजन्स को जो है वाइसली वोट करना चाहिए, और ये क्रूअल और ऑप्रेसिव रूल एक पर्सन के द्वारा इस चीज़ से बचते हैं हम। कोई भी सिंगल पर्सन जो है हर एक सारी की सारी पावर को होल्ड नहीं कर सकता। वीकनेस क्या है, डीमेरिट्स क्या है डेमोक्रेसी के? सो जो रूल है वो अनक्वालिफाइड है, यानी कि वोटर्स जो है वो अनक्वालिफाइड लीडर्स को जो है राजगद्दी पर बैठा देते हैं, और ये डिसीज़न जो है ये स्लो मेकिंग डिसीज़न है। डिबेट्स और प्रोसीजर इसके बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं, क्वाइट एक्सपेंसिव है ये जो इलेक्शंस है उसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। मेजॉरिटी टायरेनी है ये, कि जो मेजॉरिटी है उस चीज़ को इग्नोर कर दिया जाता है, और माइनॉरिटी ग्रुप को जो है मेजॉरिटी को इग्नोर करके जो माइनर ग्रुप हैं उनको सप्रेस कर दिया जाता है। मेजॉरिटी ट्रेमी का मतलब है कि जो मेजॉरिटी है वो अपनी पावर को यूज़ करके और माइनॉरिटी ग्रुप को दबा दे, अपोज कर दे। मैनिपुलेशन का मतलब है मीडिया, मनी और रिलीजन के नाम पर जो वोटर्स हैं वो मैनिपुलेट करें उनकी चॉइसेस को। क्या कंडीशंस होनी चाहिए डेमोक्रेसी के लिए? जो हर एक सिटीज़न है वो अवेयर होना चाहिए अपनी राइट्स के लिए और एजुकेटेड हो। इंडिपेंडेंट जुडिशरी हो, कोर्ट जो है वो गवर्नमेंट से कंट्रोल ना की जाए, और मीडिया जो है वो बिल्कुल फ्री हो, उसके ऊपर किसी का दबाव ना हो। तीसरी चीज़ है कि स्ट्रॉन्ग सिविल सोसाइटी हो, कम्युनिटी ग्रुप्स हो, और अपोजिशन पार्टी जो है अच्छी खासी चलती हो। इकोनॉमिक इक्वालिटी हो, यानी कि एक्सट्रीम जो पॉवर्टी है वो डेमोक्रेसी को वीक बनाती है, क्योंकि जो पुअर पीपल है वो ईजिली हम उसको ब्राइब कर सकते हैं और मैनिपुलेट कर सकते हैं, बिकॉज ही इज़ पुअर। रेस्पेक्ट जो है हर एक के लिए सेम होनी चाहिए, रूल सबके लिए सेम होना चाहिए, रूलर्स के लिए भी, हर एक इंसान के लिए। फ्री और फेयर इलेक्शंस होना चाहिए, ताकि जो इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशंस हैं वो हो सके, यानी कि जो इलेक्शन कमीशन है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होना चाहिए, उसको गवर्नमेंट कंट्रोल ना करे। डिक्टेटरशिप क्या है? टोटलेरियन और अथॉरिटेरियन को डिस्कस करके बताइए। तो डिक्टेटरशिप ऐसी एब्सोल्यूट पावर है जहाँ पे सिर्फ एक इंसान ही रूल करेगा, सारी की सारी पावर जो है अनलिमिटेड पावर एक इंसान के हाथ में होगी। किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, चाहे उसके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो, कोई भी इलेक्शंस फ्री नहीं है, कोई अपोजिशन नहीं है, अलाउ नहीं है वहाँ पे। बेसिस क्या है? टोटलिटेरियन का मतलब है कि यहाँ पे सारा का सारा जो कंट्रोल है लाइफ का, पॉलिटिक्स का, कल्चर का, रिलीजन का, वो सारा का सारा कंट्रोल करेगी। लेकिन अथॉरिटेरियन में सिर्फ कुछ स्फेयर, जो पॉलिटिकल स्फेयर है, उन पे ही कंट्रोल किया जाएगा। आइडियोलॉजी, वन ऑफिशियल आइडियोलॉजी होगी कम्युनिज्म की, लेकिन यहाँ पे जो आइडियोलॉजी है वो बहुत अच्छे से जो है सिंगल अननेसेसरी रिक्वायर्ड होगी। जो टोटलिटेरियन है वो अपने मीडिया पे टोटल कंट्रोल रखेगा, लेकिन अथॉरिटेरियन में कुछ जो है फ्रीडम से लड़ते हुए, अपनी कल्चरल लाइफ से लड़ते हुए जो है चीज़ें कर ले जाएंगे। पब्लिक बिहेवियर, मास मोबिलाइजेशन होगा, और अथॉरिटेरियन में जो चीज़ें हैं वो पॉलिटिक्स से स्टे आउट रहेगी।
टोटेलिटेरियन जैसे कि जर्मनी में हिटलर था, यूएसएसआर में स्टालिन हुआ, और फिलहाल नॉर्थ कोरिया का जो एग्जाम्पल है। और अथॉरिटेरियन यानी कि जैसे कि मिलिट्री, बहुत सी अरब जो कंट्रीज़ है, और पुराना पाकिस्तान, ये सारी चीज़ें आती है अथॉरिटेरियन में। अथॉरिटेरियन एक ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जहाँ कंट्रोल, जो गवर्नमेंट सारी की सारी पॉलिटिकल पावर को कंट्रोल करे लेकिन हमारी पर्सनल लाइफ को कंट्रोल ना कर पाए। टोटेलिटेरियन मतलब वो हर एक पार्ट ऑफ लाइफ की, हम क्या सोचे, क्या खाए, क्या पिए, हर एक चीज़ को जो है कंट्रोल करे। इट इज़ टोटेलिटेरियन। नेक्स्ट क्या है? लिबर्टी, इक्वलिटी और रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट। लिबर्टी क्या है? डिस्टिंग्विश कीजिए नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी में। लिबर्टी वो फ्रीडम ऑफ एन इंडिविजुअल है, ताकि फ्रीडम है एक इंडिविजुअल की रहने की, और क्या वो चूज़ करते हैं विदाउट किसी भी चीज़ की इंटरफेरेंस के बिना। एक पूरी तरीके से फ्रीडम नहीं, लेकिन कुछ लॉ के साथ में फ्रीडम। नेगेटिव लिबर्टी का मतलब है कि फ्रीडम जो है इंटरफेरेंस से अलग, फोर्स और ऑब्स्टिकल्स बिल्कुल ना हो, यानी कि लीव मी अलोन, बिल्कुल मुझे अलग छोड़ दो। इसका मतलब है किसी भी एक्सटर्नल रेस्ट्रिक्शंस का जो है एब्सेंस हो रहा है इसमें पूरी तरीके से। फ्रीडम फ्रॉम गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से फ्रीडम मिल जाए और इंटरफेरेंस ना हो प्राइवेट लाइफ में। फ्रीडम फ्रॉम किसी भी बिना प्रॉपर रीज़न के अरेस्ट, सेंसरशिप और फोर्स रिलीजन, ज़बरदस्ती जो है फोर्स रिलीजन को जो है थोपा जाए ज़बरदस्ती। आर्बिट्रेरी का मतलब है किसी भी प्रॉपर रीज़न के बिना, कुछ भी बिना लीगल बेसिस के, बिना किसी रूल को फॉलो करें कुछ भी चीज़ें कर देना, और ये लिबरल्स के द्वारा जो है सपोर्ट की जाती है। पॉजिटिव लिबर्टी का क्या मतलब है कि हमारे फुल पोटेंशियल के साथ में जो चीज़ हम अचीव करना चाहें वो हम अचीव कर लें, हमारा बिल्कुल बेस्ट वर्जन निकले, ताकि जो रियल फ्रीडम है वो रिक्वायर करती है सिर्फ, ना कि सिर्फ ऑब्स्टेकल को रिमूव करना अपने रास्ते से, लेकिन जो रिसोर्सेज हैं उनको भी लोगों तक प्रोवाइड करना। पॉजिटिव लिबर्टी का मतलब है कि कुछ वो फ्रीडम जिससे हम कुछ कर सकते हैं, जिसकी जो एक्चुअल एबिलिटी है, रिसोर्सेज है, अपॉर्चुनिटीज़ है, ताकि हम अपने गोल्स को जो है अचीव कर पाएँ। कोई हमें इस चीज़ से रोक नहीं रहा है, लेकिन हमें जानने की ज़रूरत है कि हमें एक्चुअली चाहिए क्या। और पॉजिटिव जो लिबर्टी है ये इनफ नहीं है हमारे ऑब्स्टेकल्स को रिमूव करने के लिए, हमें इस चीज़ की रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड करनी चाहिए। फ्री एजुकेशन, हेल्थ केयर, एम्प्लॉयमेंट, ये पॉजिटिव लिबर्टी है एक्शन में। सोशलिस्ट इसको सपोर्ट करते हैं, और वेलफेयर जो स्टेट के सपोर्टर्स हैं वो इस चीज़ को अफेक्ट करते हैं। नेगेटिव लिबर्टी का मीनिंग है कि इंटरफेरेंस से बिल्कुल अलग की फ्रीडम। पॉजिटिव लिबर्टी का मतलब है हमारे पोटेंशियल को अचीव करने के लिए फ्रीडम। नेगेटिव लिबर्टी होती है कि किसी भी एक्सटर्नल ऑब्स्टेकल्स जो थे उसकी एब्सेंस होना, गवर्नमेंट का जो है इसमें बिल्कुल भी इंटरफेरेंस ना होना, इंडिविजुअली फोकस होना, यानी कि एक ही चीज़ पे बिल्कुल फोकस होना। पॉजिटिव लिबर्टी का मतलब है कि प्रेजेंस, जो रिसोर्सेज हैं उनकी प्रेजेंस को इनेबल कर देना, गवर्नमेंट को जो है रिसोर्सेज प्रोवाइड करना, ये चीज़ें जो है सोसाइटी फोकस है। इक्वालिटी का क्या मतलब है, और अलग अलग टाइप की इक्वालिटी को जो है डिफ़ाइन कीजिए। इक्वालिटी यानी कि हर एक ह्यूमन बीइंग को जो है इक्वल वर्थ है, उनकी खुद की डिग्निटी है, और ये इक्वल ट्रीटमेंट को जो है डिज़र्व करते हैं, और जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी इनमें खुद में डेवलप कर लेनी चाहिए। नेचुरल इक्वालिटी यानी कि ऑल जो ह्यूमंस है वो बॉर्न हुए हैं कुछ बेसिक वर्थ और डिग्निटी के साथ में, अगर वो टैलेंट से इक्वल नहीं है या फिर फिजिकल साइज से, लेकिन उन्हें फिर भी इक्वल रिस्पेक्ट हमें देनी चाहिए। लीगल इक्वलिटी यानी कि इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए लॉ से पहले, कोई भी स्पेशल एडवांटेज बर्थ के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे और जेंडर के बेसिस पे नहीं मिलना चाहिए। एक ही लॉ हर एक चीज़ पे अप्लाई होना चाहिए। पॉलिटिकल इक्वल पॉलिटिकल राइट्स होने चाहिए, राइट टू वोट, राइट टू इलेक्शन में कॉन्टेस्ट लेना, राइट टू पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज यानी कि हर एक इंसान जो है वोट कर सकता है। सोशल इक्वालिटी, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो किसी भी कास्ट, जेंडर, बेसिस, रिलीजन के आधार पर। इकोनॉमिक इक्वालिटी यानी कि फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो वेल्थ का सोसाइटी के अंदर, ताकि जो एक्सट्रीम इनइक्वालिटी है वो कम हो जाए। इक्वल अपॉर्चुनिटी जो है लाइवलीहुड को जीने के लिए सबको जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाए। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, हर एक इंसान को इक्वल चांस मिलना चाहिए सक्सेसफुल होने के लिए, चाहे वो उसका बैकग्राउंड कुछ भी हो, कास्ट कुछ भी हो, जेंडर कुछ भी हो। टैलेंट और जो हार्डवर्क है उसको डिसाइड करनी चाहिए सक्सेस, लेकिन
उनका फैमिली बैकग्राउंड नहीं, टैलेंट डिसाइड करेगा, फैमिली बैकग्राउंड नहीं। रूल ऑफ लॉ के कॉन्सेप्ट को डिस्क्राइब कीजिए, इसके डिफेक्ट क्या रहे। सो रूल ऑफ लॉ, जो डाइसे का कॉन्सेप्ट है वो है, लॉ जो है वो सुप्रीम है, हाईएस्ट अथॉरिटी है, लॉ से ऊपर कोई नहीं है, गवर्नमेंट भी नहीं, और लॉ को ही जो है गवर्न करना चाहिए सबको इक्वली। सुप्रीमेसी, इसने 3 लॉज दिए। सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, जो लॉ है वो सुप्रीम है, कोई भी पर्सन इससे अबव नहीं है। एक पर्सन जो है वो तभी पनिश किया जा सकता जब उसके ऊपर पूरा का पूरा लीगल प्रोसेस हो पाए। किसी भी बिना प्रॉपर रीज़न के किसी भी इंसान को जो है पनिश नहीं किया जाना चाहिए, या फिर बिना किसी गवर्नमेंट के एक्शन के। इक्वालिटी बिफोर लॉ, हर एक चीज़ें जो है इक्वल है लॉ से पहले। जो सेम लॉ है वो अप्लाई होता है हर एक इंसान के ऊपर, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे जज हो, चाहे पुलिस ऑफिसर हो, चाहे कोई भी हो। प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट, कोर्ट प्रोटेक्ट करे इंडिविजुअल राइट्स को। जो कॉन्स्टिट्यूशन है और जो राइट्स है वो सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी लॉ से आए, और उनको कोई भी स्पेशल गिफ्ट जो है ना दिया जाए रूलर के द्वारा। इफ़ेक्ट क्या क्या क्रिटिसाइज़ हुआ इस चीज़ का कि इसने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को बिल्कुल इग्नोर कर दिया। डाइसी इस चीज़ के अगेंस्ट थे, लेकिन जो मॉडर्न स्टेट है उनको स्पेशल कोर्ट्स की ज़रूरत होती है गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ के साथ में डील करने के लिए। मिथ है इक्वालिटी का, रिच पीपल जो है लॉयर्स को अफोर्ड कर सकते हैं, पुअर पीपल नहीं कर सकते। जो लॉ है वो सबको इक्वली ट्रीट पेपर पे करेगा लेकिन जस्टिस नहीं देगा। पार्लियामेंट जो है अनफेयर लॉ भी पास कर सकती है, अगर एक बायस लॉ जो पार्लियामेंट है वो पास करेगी, जो डाइसे का जो रूल है वो उसको बचा नहीं पाएगा। यानी कि ऐसा उसमें कोई रूल नहीं लगाया कि अगर कुछ चीज़ गलत है तो उस चीज़ के लिए ये होना चाहिए। प्रिवेंटिव डिटेंशन, इमरजेंसी प्रोविज़न, जैसे कि आर्टिकल 352 इंडिया के अंदर वो बिना किसी ट्रायल के जो अरेस्ट है उसको अलाउ करता है, ये क्लियरली वायलेट करता है रूल ऑफ लॉ को। डिफ़िकल्ट इन दी कॉम्प्लेक्स मॉडर्न स्टेट, वेलफेयर स्टेट्स हैं उनको डिस्क्रिशनरी पावर्स की ज़रूरत है, जो डाइसे अपोज करते हैं। डिस्क्रिशनरी पावर यानी कि उनके खुद के ओन डिसीजंस लेने की फ्रीडम को जो है डाइसे अपोज करते हैं। पब्लिक ओपिनियन, पॉलिटिकल पार्टीज़, पब्लिक ओपिनियन क्या है डिस्कस कीजिए इसको, रोल ऑफ डेमोक्रेसी में, और ये कैसे बना और कैसे कंट्रोल हुआ। सो पब्लिक ओपिनियन जो कलेक्टिव व्यू है, एटीट्यूड है, ओपिनियंस है सिटीजन्स के पब्लिक कंसर्न पे, मैटर्स पे, ये है पब्लिक ओपिनियन। ये वॉइस है पीपल की डेमोक्रेसी के अंदर। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि ये कलेक्टिव है, पब्लिक मैटर्स पे होता है, चेंज भी होता रहता है, ये न्यू इवेंट के साथ में, न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ में, और ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। पब्लिक ओपिनियन का क्या रोल है डेमोक्रेसी के अंदर, गवर्नमेंट को कंट्रोल करती है, ये पॉलिसी को गाइड करती है, गवर्नमेंट को इलेक्ट करती है, सिटीजन्स को एजुकेट करती है, और जो माइनॉरिटी के जो राइट है उसको प्रोटेक्ट करके चलती है। पब्लिक ओपिनियन कैसे फॉर्म होता है, फैमिली और स्कूल से, मीडिया से, पॉलिटिकल पार्टी से, रिलीजियस और सोशल लीडर्स से, और पब्लिक मीटिंग या फिर प्रोटेस्ट या फिर रैलियों से। इनको कंट्रोल कैसे किया जाता है या फिर मैनिपुलेट या फिर मिसयूज़ कैसे किया जाता है, तो गवर्नमेंट का जो प्रोपेगेंडा है, वन साइडेड इन्फॉर्मेशन प्रमोट करो रूलर्स के द्वारा, ताकि ये चीज़ें कंट्रोल हो सके कि पीपल क्या सोच रहे हैं। मीडिया सेंसरशिप, कंट्रोलिंग एंड ब्लॉकिंग, जो न्यूज़ रिसीव कर रही है, फेक न्यूज़ चला दो सोशल मीडिया पे, मनी पावर का यूज़ करके भी इस चीज़ को मैनिपुलेट करा जा सकता है। पॉलिटिकल पार्टीज़ की क्या इंपॉर्टेंस है, तो पॉलिटिकल पार्टी एक ऑर्गेनाइज ग्रुप है जहाँ पे जो कुछ पीपल है वो बिल्कुल सही तरीके से जो है सारी चीज़ें पॉलिटिकल व्यूज़ को शेयर करते हैं, जो साथ में आते हैं कॉन्टेस्ट के लिए इलेक्शंस में और पॉलिटिकल पावर को गेन करते हैं, ताकि जो पावर है वो इम्प्लीमेंट हो सके उनकी पॉलिसीज़ के साथ में। पॉलिटिकल पार्टीज़ कंटेस्टिंग इलेक्शंस है, जो पार्टी सेलेक्ट हुई है कैंडिडेट्स के द्वारा, कैंपेन्स चलाती है और वोट्स को मांगती है। गवर्नमेंट को फॉर्म करती है, विनिंग पार्टी गवर्नमेंट को फॉर्म करती है और इम्प्लीमेंट करती है उसके मैनिफेस्टो को। अपोजिशन जो लूजिंग पार्टी है, ऑफिशियल अपोजिशन, और वो गवर्नमेंट को अकाउंटेबल रखते हैं। पॉलिटिकल एजुकेशन, जो पार्टीज़ है वो टीच करती है सिटीजन्स को पॉलिटिकल इश्यूज़ के बारे में। जो इंटरेस्ट एग्रेशन है, जो पार्टीज़ है वो टुगेदर डाइवर्स करती हैं इंटरेस्ट ऑफ मैनी डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल। जो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन है, जो पार्टीज़ है वो टीच करती है सिटीजन्स को पॉलिटिकल वैल्यूज़ और पॉलिटिकल नॉर्म्स के बारे में।
जो लिंक है गवर्नमेंट और पीपल के बीच में, जो पार्टीज़ है वो कैरी करती है डिमांड्स गवर्नमेंट से और एक्सप्लेन करती है गवर्नमेंट में एक्शंस ऑफ पीपल। रिक्रूटमेंट ऑफ लीडर्स, जो पार्टीज़ की जो आइडेंटिटी है उस चीज़ को और ये जो है प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर सकते। इंपॉर्टेंस क्या है पॉलिटिकल पार्टी की, तो जो डेमोक्रेसी है वो बिना पार्टीज़ के फंक्शन नहीं कर सकती ढंग से। तो उनको कॉन्टेस्ट कौन करेगा अगर पॉलिटिकल पार्टी ही नहीं होगी। सो पार्टीज़ जो है वो एक वोटर्स को चॉइस देती हैं ताकि दूसरी पार्टी को चुना जा सके। इससे स्टेबिलिटी मेंटेन होती है और वो कई डाइवर्स इंटरेस्ट कॉम्प्लेक्स सोसाइटी को जो है रिप्रेजेंट करके चलती है। प्रेशर ग्रुप क्या होता है, क्लासीफाई कीजिए और उनके रोल्स को एक्सप्लेन कीजिए। सो प्रेशर ग्रुप एक ऐसा ऑर्गेनाइज ग्रुप है जो इन्फ्लुएंस करता है, अफेक्ट करता है, चेंज करता है गवर्नमेंट की पॉलिसी को बिना कुछ ट्राई करे और या फिर खुद बिना किसी गवर्नमेंट को बनाए। इनको इंटरेस्ट ग्रुप भी कहते हैं। क्या डिफरेंस है पॉलिटिकल पार्टी और प्रेशर ग्रुप में? पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, लेकिन जो प्रेशर ग्रुप है ये इनका गोल है कि इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट को सीख किया जाए, बनाया जाए। पॉलिटिकल पार्टी डायरेक्टली कंटेस्ट करती हैं इलेक्शंस में, लेकिन जो प्रेशर ग्रुप है वो नहीं करते। एजेंडा क्या है पॉलिटिकल पार्टी का? इनका बड़ा पॉलिटिकल एजेंडा होता है सबको चीज़ों को कवर करना, लेकिन जो प्रेशर ग्रुप होते हैं कुछ स्पेसिफिक इंटरेस्ट की चीज़ों को ही जो है मानते हैं। पॉलिटिकल पार्टी पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है गवर्नेंस की, कोई भी, लेकिन प्रेशर ग्रुप्स जो हैं ये कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते गवर्नेंस की। एग्जांपल्स क्या है पॉलिटिकल पार्टी के? बीजेपी है, गवर्नेंस है, आम आदमी पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, और भी सारी है। और जो प्रेशर ग्रुप्स है वो कौन कौन से हैं? FIC, CCI और ट्रेड यूनियंस, NGOs, ये सारी। क्लासिफिकेशंस क्या है प्रेशर ग्रुप का? बिजनेस ग्रुप, ट्रेड यूनियंस, प्रोफेशनल ग्रुप्स जो बार काउंसिल्स वगैरह होते हैं, डॉक्टर्स वगैरह, टीचर्स यूनियंस, एग्रीकल्चर का ग्रुप, किसान यूनियन, रिलीजियस ग्रुप, चर्च वगैरह, स्टूडेंट और यूथ ग्रुप, NSUI, कांग्रेस स्टूडेंट का जो विंग है, ABVP। अभी थोड़े दिन पहले चुनाव भी हुए थे DU में इस चीज़ के ऊपर। जो BJP की जो है, इस बार तो ABVP जीती है, पिछली बार NSUI में रौनक खत्री जीते थे। कोजेस ग्रुप, ग्रीन पीस, एनवायरनमेंट, पीटा एनिमल राइट्स के लिए है, फेमिनिस्ट के लिए, वुमेन्स राइट के लिए है, ये सारी चीज़ें। प्रेशर ग्रुप का क्या रोल है? ये रिप्रेजेंट करती है स्पेसिफिक इंटरेस्ट किसी भी मेंबर ऑफ गवर्नमेंट, एजुकेट, स्पेशलिस्ट के बारे में एजुकेट करती है गवर्नमेंट को, इश्यूज़ को सप्लीमेंट करती है पॉलिटिकल पार्टीज़ को, यानी कि एड सपोर्ट करती है पॉलिटिकल पार्टीज़ को डेमोक्रेसी में। वॉच डॉग की तरह एक्ट करती है कि पूरा का पूरा ध्यान रखती है कि कोई रॉन्ग डिसीजन ना ले लिया जाए। जो सिटीजन्स हैं उनको अनदर वे ऑफ पार्टिसिपेट्स पॉलिटिक्स, जस्ट वोटिंग के आधार पर नहीं, लेकिन कुछ इस तरीके से भी जो है पॉलिटिक्स में आ सकते हैं। मेथड्स क्या क्या हैं? जैसे कि लो बाइंग, डायरेक्टली अप्रोचिंग पॉलिटिशियंस को, डायरेक्ट अप्रोच करके, प्रोटेस्ट करके, स्ट्राइक पे आके, पिटीशंस लेके, रिटर्न रिक्वेस्ट देके, मीडिया कैंपेन से, या फिर कोर्ट जाके, इन सारी चीज़ों से जो है क्या किया जा सकता है, प्रेशर ग्रुप में आया जा सकता है, या फिर ये इनके फंक्शंस हैं। इलेक्टोरल सिस्टम्स को जो है डिस्कस कीजिए और कंपेयर कीजिए फर्स्ट पास्ट और पोस्ट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के साथ में। तो इलेक्टोरल सिस्टम क्या है? वो मेथड जिसमें जो वोट की जो कास्ट है वो सिटीजन्स द्वारा कन्वर्ट की जाती है सीट्स में एक पार्लियामेंट के अंदर। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट क्या है? यानी कि सिंपल मेजोरिटी सिस्टम क्या है? जो कैंडिडेट्स हैं जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलती है जो विन करता है बिना किसी मेजोरिटी के, यानी कि 50% से ज़्यादा, तो ये सारी की सारी जो है विजय ये खुद से ले लेता है। ये एक रेस की तरह है जो सिंपली है अंडरस्टैंड के लिए, जो कैंडिडेट है हाईएस्ट नंबर के साथ में वो ही जीतता है। ओफन जो है स्ट्रॉन्ग सिंगल पार्टी फॉर्म प्रोड्यूस कर देता है। ये एक डायरेक्ट लिंक क्रिएट करता है इलेक्टेड MP और उनके यानी कि जो एरिया को वो रिप्रेजेंट कर रहे थे उनके बीच में। इसमें डिफेक्ट ये है कि बहुत सारी इसमें वोट जो है वेस्ट हो जाती है। स्मॉल पार्टी जो है अंडर प्रेजेंटेड होती है और एक कैंडिडेट जो है विन कर जाता है सिर्फ 30% वोट के साथ में। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या है? लिस्ट सिस्टम। डेफिनेशन, वोट्स जो है कहीं कन्वर्ट की गई सीट के साथ, सीट्स में एग्जैक्ट प्रोपोर्शन में, ताकि जो वोट्स है वो रिसीव की जा सके। अगर एक पार्टी को 30% चीज़ें मिली है, 30% वोट्स मिली है, तो उसका मतलब है उसके पास 30% सीट्स हैं।
फेयर जो सीट्स है वो एक्चुअली मैच करती है रियल वोटिंग स्ट्रेंथ के साथ में हर एक पार्टी। माइनॉरिटीज़ और जो स्मॉल पार्टी है उनको फेयर शेयर मिलते हैं रिप्रेजेंटेशन के। कोई भी वोट इसमें वेस्ट नहीं होती है, एवरी वोट जो है कंट्रीब्यूट करती है किसी की सीट के लिए। डिफेक्ट क्या है इसमें, इसमें मल्टीपल पावर्स जो है शेयर करती है एक पार्टी, यानी कि इसमें ये है कि गठबंधन की सरकार जो होती है वो चीज़ें, ये आप देख सकते हैं, इसका डिफरेंस मैंने पढ़ा दिया है पहले। सेकुलरिज्म को डिफाइन कीजिए, इंडिया में कैसे होता है सेकुलरिज्म? वो प्रिंसिपल बेसिक बिलीफ जो रिलीजन और स्टेट गवर्नमेंट के सेपरेशन पे होता है। जो गवर्नमेंट है वो फेवर नहीं करना चाहिए और डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए उन्हें किसी भी रिलीजन के बीच में। वेस्टर्न सेकुलरिज्म क्या है, जैसे कि फ्रांस और यूएसए, वहाँ पे स्ट्रिक्ट सेपरेशन है स्टेट और रिलीजन के बीच में। गवर्नमेंट जो है उसको रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है। रिलीजन जो है सेपरेट कम्प्लीटली प्राइवेट है, प्योरली पर्सनल मैटर है, जिसको जो करना है वो करे। स्टेट बिल्कुल न्यूट्रल है, वहाँ पे कोई भी किसी भी धर्म में जो है इंटरफेयर नहीं करता। इंडिया में क्या है, कोई सेपरेशन नहीं है। स्टेट्स जो है अच्छी तरीके से रिलीजन के साथ में एंगेज होता है। हर एक स्टेट जो है ट्रीट करता है इक्वली। स्टेट जो है रिफॉर्म कर सकता है, इम्प्रूव कर सकता है, चेंज कर सकता है, रेगुलेट कर सकता है रिलीजन प्रैक्टिसेस को। और स्टेट जो है इक्वल फंडिंग और सारी की सारी कम्युनिटीज़ को जो है इक्वल फंडिंग स्टेट्स को प्रोवाइड करनी चाहिए। और माइनॉरिटी जो राइट्स है उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, ये आप देख सकते हो। बाकी ये हमने कंप्लीट कर लिया है। आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आगे भी हर एग्ज़ाम के लिए हर पीवाई की उसकी लिस्ट आती ही रहेगी। आज मैं थोड़ा लेट हो गई, आई एम सॉरी, बट स्टिल सब्सक्राइब टू माय चैनल।